हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार। अध्याय 2, उपनिवेशक दृष्टिकोण और उसका योगदान। शिक्षित भारतीयों के अपने पारंपरिक इतिहास को हस्तलिखित महाकाव्यों, महापुराणों और आत्मकथात्मक साहित्य के रूप में भले ही संजो कर रखा, परंतु प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक अनुसंधान की शुरुआत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही ब्रिटिश उपनिवेशक प्रशासन की आवश्यकता के पूर्ति के लिए हुई। सन 1765 में जब बिहार और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ, तो उन्होंने विरासत में मिले हिंदू नियमों के जरिए प्रशासन को चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसलिए सन 1776 में मनुस्मृति, जो आधिकारिक ग्रंथ माना जाता था, का अंग्रेजों में अ कोड ऑफ जेंटो लॉज शीर्षक से अनुवाद किया गया। हिंदू व्यवहारिक कानून चलाने के लिए ब्रिटिश जजों के साथ पंडितों को और मुस्लिम व्यवहारिक कानून चलाने के लिए मौलवियों को रखा गया। प्राचीन नियमों और प्रथाओं को समझने का शुरुआती प्रयास, जो मुख्यतः 18वीं शताब्दी के अंत तक जारी रहा, सन 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के रूप में फलीभूत हुआ। इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रशासनिक अधिकारी सर विलियम जोन्स सन 1746 से 94 द्वारा की गई। पहली बार उन्होंने ही संस्कृत, लैटिन और ग्रीक को एक भाषा परिवार से संबंधित बताया। सन 1789 में उन्होंने एक नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। सर्वप्रचलित हिंदू ग्रंथ भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद विलियम्स ने सन 1785 में किया। बम्बई एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सन 1804 में और ग्रेट ब्रिटेन एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सन 1823 में की गई। विलियम जॉन ने जोर देकर कहा कि यूरोपीय भाषाएं मूल रूप से संस्कृत और ईरानी भाषा में बहुत मिलती थी। इससे जर्मनी, फ्रांस, रूस जैसे यूरोपीय देश भारतीय अध्ययन को विकसित करने में उत्साहित हुए। 19वीं सदी के पूर्वार्ध के समय यूनाइटेड किंगडम और अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृत अध्ययन पीठ की स्थापना हुई। भारतीय संदर्भ में अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा जर्मनी के एफ मैक्स म्यूलर सन 1823 से 1902 से मिला, जो इंग्लैंड में बसे थे। सन 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजों को भली भांति समझा दिया कि जिन पराये देशों के लोगों पर वे शासन कर रहे हैं, उन्हें व्यवहार और सामाजिक व्यवस्था को गहराई से समझना अनिवार्य है। इसी प्रकार क्रिश्चियन मिशनरियों ने धर्मांतरण के लिए और ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए हिंदू धर्म के विकारों को उजागर करने की कोशिश की। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मैक्स म्यूलर के संपादन में प्राचीन ग्रंथों
का अनुवाद व्यापक पैमाने पर किया गया। पूर्वी पवित्र ग्रंथमाला सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट सीरीज के अंतर्गत कुल मिलाकर 50 ग्रंथ की अनुवाद श्रृंखला को प्रकाशित किया गया, जिनमें से कई विविध खंडों में थे। इनमें कुछ चीनी और ईरानी ग्रंथ भी शामिल थे, किंतु प्राचीन भारतीय ग्रंथों की मुख्यता दी गई थी। इन ग्रंथों एवं इन पर आधारित पुस्तकों की प्रस्तावना में मैक्स म्यूलर और अन्य पश्चिम विद्वानों ने प्राचीन भारतीय इतिहास और समाज की प्रवृत्ति को बहुत ही सामान्यीकृत ढंग से देखा। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीय में इतिहास बोध का अभाव था, विशेषकर समय और क्रम के संदर्भ में। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय नागरिकता तानाशाही शासन के अभ्यस्त हो चुके थे और वे आध्यात्मवाद या अपनी एक अलग दुनिया में इतने तल्लीन थे कि उन्हें इस दुनिया की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं था। पश्चिमी विद्वानों ने जोर देकर कहा कि भारतीयों ने न तो राष्ट्रवाद को अनुभव किया था और न ही किसी तरह की स्वशासन को। ऐसे कई सामान्यीकरण विसेंट आर्थर स्मिथ सन 1843 से 1920 द्वारा लिखित भारत का प्राचीन इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी किए गए थे, जिन्होंने सन 1904 में प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास लिखा था। जो स्रोत और उस वक्त उपलब्ध थे उन्हें गहन अध्ययन पर आधारित और लिखित उनकी पुस्तक में राजनीतिक इतिहास को प्राथमिकता दी गई थी। लगभग 50 वर्षों तक इसका इस्तेमाल पाठ्य पुस्तक के रूप में होता रहा और इससे विद्वानों द्वारा आज भी इस्तेमाल किया जाता है। स्मिथ का ऐतिहासिक दृष्टिकोण समाजवादी था। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वफादार सदस्य के तौर पर उन्होंने प्राचीन भारत में विदेशियों की भूमिका पर जोर दिया। उनकी पुस्तक 1/3 भाग में सिकंदर और आक्रमण की चर्चा है। उसमें भारत को ऐसे अनियंत्रित या स्वेच्छाचारी भूभाग के रूप में प्रस्तुत किया है, जहां ब्रिटिश शासन की स्थापना के पहले राजनीति एकता को अनुभव नहीं किया गया था। उनका आकलन यह है कि भारत में एक तंत्र या तानाशाही एकमात्र शासन का रूप रहा। भारत के इतिहासकार भी ऐसा ही मानते हैं। सारांश भारतीय इतिहास की ब्रिटिश व्याख्या ने भारतीय चरित्र और उपलब्धियों को कमतर देखते हुए औपनिवेशिक शासन पद्धति को उचित ठहराया। इनमें से कुछ विचार को एक हद तक वैधता भी मिली। चीनियों की तुलना में भारतीयों का कालक्रम को यह प्रबंध वस्तुत भारतीय नागरिकों के रोजमर्रे की जिंदगी में धर्म के चरम हस्तक्षेप पर व्यंग सा प्रतीत होता है। धार्मिक जीवन में भारतीय नागरिक इतने तल्लीन हो गए थे कि वे सामाजिक और राजनीतिक शासन की लापरवाही के प्रभाव के बारे में सोचना भी भूल गए थे। लेकर कोई विशेष बोध व अभिरुचि नहीं दिखाई पड़ती। हालांकि कुछ प्राचीनतम चरण में
महत्वपूर्ण घटनाओं को गौतम बुद्ध की मृत्यु के संदर्भ में क्रमानुसार निर्धारित किया गया। उपनिवेशक इतिहासकारों द्वारा निर्मित मान्यताएं कुल मिलाकर या तो निराधार थीं या अतिशयोक्ति से ग्रसित। फिर भी इनका इस्तेमाल निरंकुश ब्रिटिश शासन के विस्तार की प्रचार सामग्री के रूप में हुआ। भारतीय परंपरा के एकल व्यक्ति शासन पद्धति पर जोर देकर अपनी शासन व्यवस्था को सही ठहराने का आग्रह दिखता था, जिसमें सारी शक्तियां केवल वायसरॉय के हाथ में होती थी। इसी तरह यदि भारतीय दूसरी दुनिया के समस्याओं से ग्रस्त थे, तो ब्रिटिश उपनिवेशक मालिकों के पास इस दुनिया की देखभाल के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अतीत से स्वशासन का अनुभव पाए बगैर यहाँ के निवासी वर्तमान में अपने काज को कैसे संभालते? इन तमाम सामान्यीकरण की मान्यताओं के जरिए वे यह देखना चाहते थे कि भारतीय खुद से शासन चलाने के योग्य नहीं हैं। राष्ट्रवादी दृष्टि और उसका योगदान। भारतीय विद्वानों के सामने यह सब एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी, खासकर उनके लिए जिन्होंने पश्चिम शिक्षा प्राप्ति की थी। वे प्राचीन इतिहासकार को उपनिवेशक खंडन था उसे काफ़ी दुखी थे और भारतीय सामंती समाज के विनष्टीकरण और ब्रिटेन के प्रगतिशील पूंजीवाद समाज के विरोधाभास को लेकर चिंतित भी थे। कुछ विद्वानों ने भारतीय समाज को सुधारने का केवल बीड़ा उठाया, बल्कि भारतीय प्राचीन इतिहास की ऐसी पुनर्रचना की जिससे सामाजिक सुधार के साथ साथ स्वशासन की धारणा मजबूत हो। ऐसा करने वाले अधिकतर इतिहासकार हिंदू पुनर्जीवन के राष्ट्रवादी विचारों को प्रेरित थे, लेकिन ऐसे भी इतिहासकारों की कमी नहीं थी जिन्होंने तार्किक और वस्तुगत दृष्टि को अपनाया। दूसरी श्रेणी में के इतिहासकार थे राजेंद्र लाल मित्र सन 1822 से 1891, जिन्होंने वैदिक ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो आर्यस शीर्षक से एक किताब भी लिखी। प्राचीन विरासत के प्रेमी होते हुए भी उन्होंने प्राचीन समाज की तार्किक दृष्टि को अपनाते हुए ठोस रूप से बताया कि प्राचीन समय के लोग गोमांस खाते थे। और ने यह साबित करने की कोशिश की कि इन विशेषताओं के बावजूद जाति व्यवस्था मूल रूप से यूरोप के पूर्व औद्योगिक और प्राचीन समाज में श्रम विभाजन पर आधारित वर्ग व्यवस्था से भिन्न नहीं थी। महाराष्ट्र में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर सन 1837 से 1925 और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े सन 1869 से 1926 दो ऐसे समर्पित इतिहासकार उभरे जिन्होंने विभिन्न स्रोतों को एक साथ अलग अलग करते हुए भारत के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास की पुनर्रचना की। आर.जी. भंडारकर ने दक्कन के सातवाहन के राजनीतिक इतिहास और वैष्णव एवं अन्य मतों के इतिहास की पुनर्रचना की।
एक महान सामाजिक सुधारक के रूप में उन्होंने अपने अनुसंधान के माध्यम से विधवा पुनर्विवाह, जाति व्यवस्था और बाल विवाह विवाह जैसी बुराइयों की भर्त्सना की। शोध के लिए पूरे जोश के साथ वी.के. रजवाड़े ने मराठा इतिहास के स्रोतों और संस्कृत पांडुलिपियों की तलाश में महाराष्ट्र में हरके गांव की यात्रा की। अंततः उन सारे स्रोतों को 22 खंडों में प्रकाशित किया गया। उन्होंने ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन वैदिक और अन्य ग्रंथों पर आधारित भारत में विवाह के विकास के चरणों पर उनकी सूक्ष्म अंतर्दृष्टि के कारण सन 1926 में मराठी विवाह व्यवस्था पर लिखी गई उनकी किताब एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में जानी गई। पांडुरंग वामन काने सन 1880 से 1972 जो कि संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने सामाजिक सुधार की ठानी और विद्वता व ज्ञान की परंपरा को जारी रखा। 20वीं शताब्दी में 5 खंडों में प्रकाशित धर्मशास्त्र का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द धर्मशास्त्र शीर्षक से उनका उल्लेखनीय काम है, जो प्राचीन सामाजिक नियमों और प्रथाओं का एक ज्ञान भंडार है, जिसमें हमें प्राचीन भारत में सामाजिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन मिलता है। भारतीय विद्वानों ने यह देखने के लिए राजनीति और राजनीतिक इतिहास का गंभीरता से अध्ययन किया कि भारत का अपना राजनीतिक इतिहास था और उसे चलाने वाले भारतीय भी निपुण थे। इसका औचित्य से पूरा लेख शास्त्री देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर सन 1875 से 1950 को जाना चाहिए, जिन्होंने अशोक और प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्थाओं पर किताब लिखी। इससे भी महत्वपूर्ण काम हेमचंद्र राय चौधरी सन 1892 से 1997 ने किया। उन्होंने महाभारत काल से लेकर ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी तक, जो कि गुप्त साम्राज्य के अंत तक था, तब तक का प्राचीन भारत का इतिहास लिख दिया। यूरोपीय इतिहास के शिक्षक के रूप में उन्होंने इस किताब को लिखने की कुछ विधियों और तुलनात्मक अंतर्दृष्टि को अपनाया। हालांकि उन्होंने काल विभाजन की समस्या का वर्णन नहीं किया। उनका प्राचीन भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, 6ठी शताब्दी पर जाकर समाप्त हो जाता है। उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में वी.ए. स्मिथ के योगदान को माना, लेकिन राय चौधरी ने ब्रिटिश विद्वान के कई दृष्टिकोण की निंदा भी की है। उन्होंने इतिहास गंभीर विविधता का घोतक तो है, लेकिन उसमें उग्र ब्राह्मणवाद के सूत्र भी मिलते हैं। जब वे अशोक की शांति की नीतियों की भर्त्सना करते हैं, कई खंडों में प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंडियन पीपल, भारतीय नागरिकों का इतिहास एवं संस्कृत के मुख्य संपादक और सशक्त लेखक R.C. मजूमदार सन 1888 से 1980 के लेखन में हिंदू पुनर्जीवन के प्रबल तत्व मिलते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास
लेखक में बहुत सारे लेखकों ने दक्षिण भारत पर उचित ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि दक्षिण भारत के महान इतिहासकार के ए नीलकंठ शास्त्री 1852 से 1975 ने अपनी पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया में यही दृष्टि अपनाया, किंतु दक्षिण भारत का इतिहास अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में इस अभाव को उनके द्वारा दूर किया गया। उनकी शैली संक्षिप्त है मगर उनका लेखन स्पष्ट है। तथ्यों की प्रस्तुति में उनकी निर्भरता राय चौधरी की तरह ही है। हालांकि दक्षिण भारत में राजनीति और सामाजिक इतिहास के स्वभावों के बारे में उनके द्वारा बताए गए आकलनों पर कई विद्वानों ने सवाल खड़े किए हैं। नीलकंठ शास्त्री ब्राह्मणों की सांस्कृतिक सर्वोच्चता और भारतीय समाज में बरकरार समन्वय पर बल देते हैं। उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत के वासानुगत इतिहास पर कई शोध प्रबंध तैयार किए गए। सन 1960 तक राजनीतिक इतिहास में भारतीय विद्वानों का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया, जिन्होंने अपने क्षेत्र के वंशानुगत इतिहास को महिमामंडित किया। जिन लोगों ने समग्र भारत का इतिहास लिखा वे राष्ट्रवाद से प्रेरित थे। वी.ए. स्मिथ अपनी पुस्तक के 3 हिस्से में सिकंदर और आक्रमण पर ही केंद्रित रहे। भारतीय विद्वानों ने इस विषय को बहुत कम महत्व दिया। दूसरी तरफ उन्होंने सिकंदर के साथ पोरस के संवाद और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा उत्तरी पश्चिमी भारत को सेल्यूकस से मुक्ति को अधिक महत्ता दी। के.पी. जायसवाल सन 1881 से 1937 और ए.एस. अल्टेकर सन 1898 से 1959 जैसे कुछ विद्वानों ने देशी शासकों द्वारा भारत के शक और कुषाणों के शासन से मुक्ति पर जरूरत से ज़्यादा महत्व दिया। इसकी परवाह किए बिना कि मध्य एशियाई एवं अन्य भूभाग के लोग भारतीय जीवन के अभिन्न अंग बन गए, उन्होंने अपने मूल देशों के लिए भारतीय संसाधनों का शोषण और दोहन किया। हालांकि के.पी. जायसवाल का मुख्य योगदान भारतीय राजतंत्र के मिथ को तोड़ने में माना जाता है। सन 1910 से 1912 तक उन्होंने कई लेख लिखकर बताया कि प्राचीन समय में गणतंत्र अस्तित्व में था और स्वशासन भी था। अंततः उनका यह शोध हिंदू पॉलिटी सन 1924 में प्रकाशित हुआ। हालांकि जायसवाल पर प्राचीन संस्थाओं में आधुनिक राष्ट्रवादी विचारों को दर्शाने का आरोप लगाया जाता है और उनके द्वारा गणतांत्रिक शासन प्रणाली के रूप में प्रस्तुतिकरण पर आक्षेप लगाते हुए यू.एन. घोषाल सन 1886 से 1969 जैसे कई इतिहासकार भर्त्सना भी करते थे। गणतंत्र प्रयोग के प्रयास से संबंधित उनके मूल शोध को बड़ी स्वीकृति मिली। हिंदू पॉलिटी के प्रकाशित होने के बाद जिसका 6वां संस्करण आ चुका है, इस अभूतपूर्व शोध को आज भी एक क्लासिक
के रूप में देखा जाता है। गैर राजनीतिक इतिहासकार की ओर सांस्कृतिकवाद के रूप में दीक्षित ब्रिटिश इतिहासकार एएल बासन सन 1914 से 1986 ने प्राचीन भारत को देखने के नज़रिए पर ही आधुनिक दृष्टिकोण से सवाल खड़े किए। उनके पुराने लेखों से असनातनी पंथों के भौतिक दर्शन के विशेष रुचि के प्रमाण मिलते हैं। भारत में बाद में उन्होंने माना कि अतीत को जिज्ञासा और आनंदभूति के लिए पढ़ा जाना चाहिए। उनकी पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया सन 1951 वी.ए. स्मिथ और ऐसे कई अन्य ब्रिटिश लेखकों के दुराग्रह से मुक्त प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के कई पहलुओं का सहानुभूति पूर्वक स्वेक्षण है। बासन की पुस्तक राजनीतिक से गैर राजनीति इतिहासकार की तरफ प्रमुखता से संकेत करती है। यही बदलाव डी.डी. कौशाम्बी सन 1907 से 1966 की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन ऑफ स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1957 में भी स्पष्ट है, जो बाद में द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन इन हिस्टोरिकल आउटलाइन 1965 से प्रसिद्ध हुआ। कौशाम्बी ने भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। उनकी शैली इतिहास की भौतिक व्याख्या से प्रभावित है, जिसे कार्ल मार्क्स की रचना से लिया गया है। उन्होंने प्राचीन भारत समाज, अर्थ और संस्कृति को उत्पादन की शक्तियों और संबोध के विकास के अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत किया। वर्ग और आदि मानव के संबंध में सामाजिक और आर्थिक विकास की श्रेणियों को दर्शाना उनके पहले स्वेक्षण खंड में था। बासम के साथ साथ कई विद्वानों ने उनके भर्त्सना की, लेकिन यह किताब आज भी बड़े पैमाने पर पढ़ी जाती है। पिछले 40 वर्षों में प्राचीन भारत पर काम करने वालों की विधियों और झुकावों में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। वे मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर पुरजोर महत्व देते हैं और उसे राजनीतिक विकास से जोड़कर देखते हैं। वे ग्रंथों का स्तरीकरण करते हैं और उन्हें उनके परंपरागत स्वभावों की तुलना पुरातत्व विज्ञान और मानव शास्त्रीय साक्ष्यों से करते हैं। ऐसा करना इतिहास अध्ययन के उज्ज्वल भविष्य की ओर सूचित करना है। अब पश्चिमी लेखक जोर नहीं देते कि सारे सांस्कृतिक तत्व भारत में बाहर से आए। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि धार्मिक विचार, संस्कृत, जाति, वंश और परंपरा भारतीय इतिहास के केंद्र में हैं। वे विभिन्न विभाजित करने वाली विशेषताओं जिसके कारण हास्य हुआ उसको कम महत्व देते हैं। उनका पूरा ध्यान स्थायित्व और निरंतरता की समस्या पर है। वे पुराने और अनोखे तत्वों की ओर ज़्यादा आकर्षित जान पड़ते हैं और उन्हें हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहते हैं। इस दृष्टिकोण से तात्पर्य यह है कि
भारतीय समाज न तो बदला है और ना ही बदल सकता है। यह 18वीं सद भारतीय स्वभाव का अभिन्न अंग है। अंततः कुलीन और अभिजात्य औपनिवेशिक भारतीय अतीत के अध्ययन का उपयोग विकास से संबाधित करने में करते हैं। कुछ भारतीय लेखक धर्म की भूमिका बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं और मानते हैं कि कुछ भी अच्छा हो और महान है उसकी शुरुआत भारत से ही हुई है। सांप्रदायिक दृष्टिकोण। सन 1980 से लेकर आज तक कुछ भारतीय और पश्चिमी लेखकों ने प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए आक्रामक और अतार्किक दृष्टिकोण अपनाया है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत औपनिवेशिक इतिहासकार जानबूझकर भारतीय उपलब्धियों की निंदा करते थे और भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों का श्रेय बाहरी प्रभावों को देते थे। भारतीय इतिहासकारों ने विश्व संस्कृति में भारत के योगदान के तरफ ध्यान आकर्षित किया। इस प्रकार इतिहास की व्याख्या में निवेशवाद और राष्ट्रवाद के बीच निरंतर संघर्ष जारी रहा। अब स्थिति बदल चुकी है। अब इस संघर्ष में एक तरफ सांप्रदायिकता और अतार्किकता है तो दूसरी तरफ तार्किकता और निष्ठा। हालांकि ज़्यादातर लेखक तार्किक और निष्ठावान हैं, कुछ लोग सांप्रदायिक और अतार्किक हो गए हैं। दूसरी पक्ष वाले लेखक मिथ और किंवदंती की बात करते हैं और बिना किसी ऐतिहासिक साक्ष्य के राम की अयोध्या के अस्तित्व में होने का तर्क देते हैं। वे ब्राह्मणवादी सामाजिक संरचनाओं के सभी आलोचनात्मक अध्ययन की निंदा करते हैं और यहाँ तक कि मनु की सामाजिक असमानता की अनदेखी करते हुए जाति व्यवस्था का समर्थन करते हैं। वे लोग जो कभी पेंडेंट ग्रेवेयर को वैदिक लोगों को भारत से बाहर का होने के लिए जिम्मेदार ठहराया, अब वे इंडो आर्यन को भारतीय मूलवासी घोषित कर रहे हैं। वे तर्क देते हैं कि बाहर से आए मुस्लिम और क्रिश्चियन भारत में विदेशी हैं। ऐसे सरलीकृत मान्यताओं को स्रोतों के तार्किक अध्ययन के आधार पर जांच करने की जरूरत है। संप्रदाय की तौर पर किसी भी प्राचीन संस्कृत ग्रंथों या किसी अन्य स्रोतों से न तो हिंदू की पुष्टि होती है न ही हिंदू धर्म की। सांप्रदायिक लेखक हिंदू और हिंदुत्व का राग अलापते रहते हैं। ऐसे परिस्थितियों में इतिहासकारों को सावधानीपूर्वक वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक मानक के साथ साथ पहले से स्थापित ऐतिहासिक मानकों को अपनाना होगा। आइए हम लोग कालक्रम पर प्रकाश डालते हैं। 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक शोध हुए। 1765 में बिहार और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया। 1776 कोड ऑफ जेंटोलॉज शीर्षक में मनुस्मृति का अनुवाद हुआ। 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। 1785 में भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद हुआ। 1804 में बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। 1823 में
लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्थापित हुआ। 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इंग्लैंड एवं कई अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृत चेयर की स्थापना हुई। 1904 में V.A. स्मिथ द्वारा अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का उल्लेख हुआ। 1924 में K.P. जायसवाल द्वारा हिंदू पॉलिटी पुस्तक का लेखन। 1926 में V.K. राजवाड़े द्वारा मराठी में हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। 1951 में A.L. बासम द्वारा द वंडर टैग दैट वाज इंडिया का लेखन हुआ। 1957 में D.D. कौशाम्बी द्वारा इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री का लेखन। 1965 में D.D. कौशाम्बी द्वारा द सिविलाइजेशन ऑफ एंशंट इंडियन इन हिस्टोरिकल आउटलाइन का लेखन। 1837 से 1925 R.G. भंडारकर थे। 1869 से 1926 V.K. राजवाड़े। 1875 से 1950 D.R. भंडारकर। 1880 से 1972 P.V. काणे। 1886 से 1969 U.N. घोषाल। 1881 से 1937 K.P. जायसवाल। 1888 से 1980 R.C. मजूमदार। 1892 से 1997 H.C. राय चौधरी। 1892 से 1975 K.A. नीलकांत शास्त्री। 1898 से 1959 A.S. अल्तिकर। 1907 से 1966 D.D. कौशाम्बी। 1914 से 1986 A.L. बासम। अब इसी के साथ अध्याय 2 समाप्त होता है।